और मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बड़ा कॉमन चीज आपने थंबनेल देख लिया होगा और खास तौर पे वो बच्चे जो इस वक्त फाइनल सेमेस्टर के अंदर हैं, 8वें सेमेस्टर में है, 7वें सेमेस्टर के अंदर है, और वो ये चीज उनके साथ हो रही है। वो क्या चीज हो रही है उनके साथ कि वो रेज्यूमेस भेज रहे हैं, और रेज्यूमेस जो हैं वो जब भेजते हैं तो उसके बाद या तो जवाब नहीं आ रहा होता, या फिर क्या होता है कि रेज्यूमे जो है उनका या सीवी जो है उनका वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता। तो आज जो है मैंने आपके साथ, आपने थंबनेल में देखा हुआ था, मैंने उस पर लिखा हुआ है आखिर क्यों। देखिए, अगर आपको किसी भी बीमारी का, अगर आपको वजह पता चली जाए, पता चल जाए ना, किसी बीमारी की आपको वजह पता चल जाए तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो आज ये जो मैं सेगमेंट कर रहा हूं, आज मैं इस चीज की एक वजह आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि रिक्रूटर्स और हेड हंटर्स जो हैं वो आपका रिज्यूमे एक्चुअली रिजेक्ट क्यों कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं इसके अंदर जो है, और रीजन बता रहा हूं, जरूर सुनिएगा। अगर आप ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, बताने लगा हूं, या जो डायग्नोज कर रहा हूं कि किस वजह से आपका रिज्यूमे रिजेक्ट होता है, अगर आप अपनी ये चीजें जो हैं अपने रिज्यूमेस को उस हिसाब से सेट कर ले तो आपका रिज्यूमे कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। ये 100% गारंटीड है, आपका रिज्यूमे नहीं रिजेक्ट होगा अगर आप उन चीजों के ऊपर चल पड़े। ये 4 चीजें जिसका आपने ख्याल रखना है, 4 चीजें हैं जिनकी वजह से आपका रिज्यूमे रिजेक्ट होता है। 4 चीजें, उनकी वजह से आपका रिज्यूमे रिजेक्ट होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको वो 4 चीजें बताऊं, एक थोड़ा सा मशवरा आपसे कहना चाहूंगा। देखो, रिज्यूमे आपका रिजेक्ट, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती है, कुछ जनरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं आपकी जो, लेकिन एक चीज इसका आप ख्याल रखें, वो ख्याल ये रखें कि देखें यार, आप अल्लाह ताला से, खास तौर पे ये मैं खास तौर पे वो बच्चे जो कि 7वें 8वें सेमेस्टर, सारे लोगों से ये कह रहा हूं, अल्लाह ताला के साथ अपना राब्ता कायम रखें, नमाज पढ़ते रहें, दुआ करते रहें। अल्लाह ताला खुद आपके लिए बहुत सारे रास्ते बना लेगा। अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आपने कोशिश करनी है, कोशिश आपने करनी है, साथ में आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ये जो मैं वीलॉग आपके साथ कर रहा हूं, ये मैं उस कोशिश के हवाले से कर रहा हूं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि 4 बेसिकली रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। एक 5वीं बात मैं आपसे वो और भी करूंगा, जो मैंने अपने सामने इस वक्त नोट कर ली है, वो भी मैंने आपके साथ बात करनी है। देखो, पहला रीजन, आपके रिज्यूमे के अंदर आप एक्टिव वर्ब्स जो हैं उनको यूज ही नहीं कर रहे होते। अब एक चीज सोचनी है जरा तुमने, एक ना, जिसके पास आपके रेज्यूमेस जा रहे होते हैं, सीवीज जा रहे होते हैं, आपने उसका स्टेट ऑफ माइंड सोचना है। जब अल्लाह ताला करे आप लोग बहुत तरक्की कर जाएंगे और आप लोग अच्छी पोजीशंस पे आ जाएंगे, तो आपको खुद रियलाइज होगी ये बात कि यस, ये होता है। देखो, अगर मैं अपना मेल बॉक्स इस वक्त चेक करूं ना, तो मेरा जो HR@jobs@quil visit वाला जो मेरा एड्रेस है, उसके ऊपर जब भी मैं कोई एडवर्टाइजमेंट देता हूं, जॉब एड देता हूं, तो कम से कम भी कुछ 400-500 रिज्यूमेज आ जाते हैं। अब देखो, उन 400-500 रिज्यूमेज को पहले डाउनलोड करना, फिर उसके बाद मैंने उसको देखना है, उन रिज्यूमेज को, उनको शॉर्टलिस्ट करना, कितना बड़ा काम है ना ये। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ज्यादातर, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है, 70-80% रिज्यूमे ऐसे होते हैं कि जिनको देख के ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि यार कम ऑन यार, हमारे ये बच्चों का क्या हाल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिज्यूमे के अंदर ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा, कोई रिज्यूमे स्ट्रक्चर्ड रिज्यूमे नहीं है, हर रिज्यूमे के ऊपर एक तस्वीर लगाई हुई है। यार, ये उस तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होता। तो पहली बात याद रखना, रिज्यूमे के अंदर जो कंटेंट है ना वो मैटर करता है। वो जो आप तस्वीर लगा देते हो ना, वो तस्वीर लगाने से कुछ भी नहीं हो रहा होता। और खास तौर पर फिर ऐसा ही रिज्यूमे जो है वो आप यूएई वगैरह भी भेज देते हो, वहां पे भी तस्वीर वाले रिज्यूमे से कोई ऐसा असर नहीं पड़ रहा होता, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो अब उसके अंदर मेन चीज है कंटेंट क्या है रिज्यूमे का जो। अब उसके अंदर आपने पहली चीज, जब आपके पास, जब हेड हंटर के पास या जिसके पास जो रिक्रूटमेंट कर रहा होता है, देख रहा होता है रिज्यूमे को, वैल्यूएट करता है, वो रिज्यूमे को देखता है, अगर उसको एक्टिव वर्ब्स नजर नहीं आ रहे, मिसाल के तौर पे एक्टिव वर्ड्स जो है वो किस तरह के एक्टिव वर्ब्स है, लाइक अकम्प्लिश एक एक्टिव वर्ब है, अचीव एक एक्टिव वर्ब है, ठीक है, परफॉर्म एक एक्टिव वर्ब। अगर पास्ट टेंस में लेके जाते हो तो ईडी फॉर्म आ जाएगी। अगर आप जो चीज प्रेजेंट पे कर रहे हो तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप प्रेजेंट के अंदर हो तो परफॉर्मिंग द टास्क, रिड्यूसिंग रेट बाय दिस। तो अगर पास्ट में हो, अचीव्ड इतना टारगेट, ठीक है ना, और परफॉर्म्ड ये काम, जो भी आपने बेसिकली काम किए,
एक्शन वर्ड्स जो है ना, एक्शन वर्ब्स जो हैं, जो आपके एक्टिव वर्ब्स जो हैं, वो आपने जरूर देखने हैं कि आपके रिज्यूमे के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1, आपके रिज्यूमे के अंदर एक्टिव वर्ब्स नहीं होते। नंबर 2, आपका कोई फोकल पॉइंट जो होता है ना, वो आपका रिज्यूमे स्टैब्लिश ही नहीं कर रहा होता। अब फोकल पॉइंट का मतलब क्या है? पूरा रिज्यूमे देख लेते हैं। अब मुझे मिसाल के तौर पे सेल्स का बंदा चाहिए। अब सेल्स के अंदर मैं कहता हूं कि मुझे फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन मुझे वो फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो मुझे कहीं से कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा कि जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये स्टैब्लिश कर सकूं कि यार ये बंदा मेरे लिए बेहतर साबित होगा। अब कोई ऐसी चीज मसलन क्या, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अभी सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, लेकिन यार कोई रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स तो होंगे ना, कोई सेमेस्टर के अंदर कोई रेलेवेंट काम तो किया होगा ना उसने, वो काम तो दे सकता है ना, वो बता तो सकता है ना कि सेल्स के ऊपर, लेट्स सपोज मैं सेल्स के लिए बंदा मांग रहा था, सेल्स के ऊपर, और उसने सेल्स के लिए अप्लाई किया, और सेल्स के ऊपर उसने कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई ना कोई ऐसी चीज बनाई हो, कोई असाइनमेंट की हो, जो उसकी बेसिकली वो अपने सीवी के अंदर, अपने रिज्यूमे के अंदर हाईलाइट करे। अब देखो ये चीज तुम्हें एक और तरफ लेकर जा रही है। अब ये वो मेरे दोस्त, मेरे वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली इस वक्त 5वें 6ठे सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, देखो बेटा बात यह है कि आप लोगों ने अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट्स और इन तमाम चीजों को आपने बड़ा सीरियसली लेना है, और आपने देखना है कि आपके बेसिकली आखिर में जाके आपने क्या लाइन लेकर जानी है, क्या लाइन इख्तियार करनी है। सीएस के बच्चे ने क्या लाइन इख्तियार करनी है, उसने किस फील्ड में आना है, सीएस की किस डोमेन में आना है, आईटी की कुछ डोमेन में आना है। मैनेजमेंट साइंस का बच्चा है, उसने ये देखना है कि उसने एचआर में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, पब्लिक रिलेशन में जाना है, किस तरफ जाना है उसने। इसी तरह इकोनॉमिक्स का बच्चा है, उसने सोचना है कि उसने क्या करना है। साइकोलॉजी का बच्चा है, उसने सोचना है कि उसने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के किस पार्ट के ऊपर आना है। तो बेटा ये चीज आपने डिसाइड करनी है, छठे सातवें सेमेस्टर के अंदर आपने डिसाइड कर लेनी है। और फिर जब आप ये डिसाइड कर लोगे तो फिर आपने उसी लाइन के अंदर अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब ले लेते हैं उन लोगों की मिसाल जो कि इस वक्त 7वें और 8वें सेमेस्टर में, और उन्होंने ये चीजें मिस कर दी हैं। तो देखो बेटा कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं। अगर आप अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आप क्या करो कि आप लेट सपोज जो जॉब करना चाह रहे हो ना, उस जॉब से रिलेटेड आपके जो बाकी कुछ असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप करना शुरू कर दो, ताकि वो आप कोट कर सको कि जी मैंने सेल्स की एक असाइनमेंट ये बनाई, उसके अंदर आउटकम्स ये थे, बताओ उनको। और उन आउटकम्स को जो है वो मैं अभी आगे आपको बताने लगा हूं कि आपने उनको आउटकम्स को किस तरह डिस्क्राइब करना है। और एक आप लोग और बड़ी गलती करते हो यार, वो गलती ना करना यार। ये मेरा वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, सिर्फ 7वें 8वें सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सेमेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये उन सेमेस्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि चौथे 5वें सेमेस्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो बेटा ये जो तुम लोग इंटर्नशिप के अंदर, वो आप अपने आप को धोखा देते हो। आप क्या करते हो, आपके कैरियर प्लेसमेंट्स जो हैं, जो आपके यूनिवर्सिटीज में है या आपके इंस्टीट्यूट्स में है, वो आपसे कहते हैं कि जी इंटर्नशिप जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको इंटर्नशिप छठे सेमेस्टर, जो आपका 6 सेमेस्टर का आपका वो होता है, समर्स होता है, उसके अंदर आपको कहा जाता है कि आपने इंटर्नशिप करनी है। आप क्या करते हो, इंटर्नशिप करते नहीं और किसी दोस्त यार से कह के कोई आपने फिक्टिशियस सर्टिफिकेट बनवाया और लाके कैरियर प्लेसमेंट को जमा करा दिया, और उसने आपकी वो जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो उसको उसने पूरा कर दिया। अव्वल तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि जब वो कैरियर प्लेसमेंट के पास ऐसे सर्टिफिकेट्स आ रहे हो तो उनकी वो बकायदा जो है वो उसको वेरीफाई किया करे कि बच्चे ने कोई काम किया भी था कि नहीं किया था। अच्छा, अब उसका नुकसान क्या हुआ कि जब आपने इंटर्नशिप की कहीं नहीं, तो अब 7वें 8वें सेमेस्टर में आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या डालोगे। तो यहां पे मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनको मशवरा ये देता हूं कि देखो बेटा टाइम कुछ नहीं होता, 6 सेमेस्टर में नहीं किए, 7वें सेमेस्टर के समर्स के अंदर वो अगला सर्टिफिकेट देता है नहीं देता है, तनख्वाह स्टाइपेंड देता है नहीं देता, आप इंटर्नशिप करना शुरू कर दो, आप उसके साथ काम करना शुरू कर दो। और एक आजकल तो और बड़ी मजेदार चीज हो गई है कि अब तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाइब्रिड सेटअप के ऊपर चल रही है, यानी कि आप जॉब वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं, हाइब्रिड सेटअप के अंदर जा सकते हैं। तो फिर आप हाइब्रिड सेटअप के अंदर चले जाओ, उनसे कहो जी हम अपने घर से बैठ के काम कर लिया करेंगे। तो बात यहां पे ये आ जाती है कि आपके जो रिज्यूमेज हैं उसके अंदर जो रिजेक्शन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी रीजन ये होती है कि आप फोकल पॉइंट्स ही नहीं दे रहे होते रिज्यूमेज के अंदर, यानी कि आप उसके अंदर रेलेवेंसी का एलिमेंट जो है वो लेकर आ ही नहीं रहे होते। अब रेलेवेंसी का एलिमेंट जो आप नहीं लेकर आ रहे होते, उसके अंदर रीजन एक तो ये है कि आपके पास कुछ नहीं है बताने को, या आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई ऐसा रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स इनकी तफसील लिख दो उसके अंदर जो है।
और अगर आप बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आप जो प्रोफेशन इख्तियार करना चाहते हो उसके अंदर कोई इंटर्नशिप, कोई वर्क फ्रॉम होम टाइप की चीज कर लो, ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए इसके हवाले से जो है, और उसको आप साइट कर सके। यहाँ पे कुछ दोस्त कहते हैं कि जनाब कुछ नहीं होता जी, कोई एक्सपीरियंस जो है वो इसी तरह हम डाल देंगे सीवीज के अंदर, रिज्यूमेस के अंदर एक्सपीरियंस डाल देंगे, जाली एक्सपीरियंस डाल देंगे, ऐसे ले लेंगे लेटर किसी से। और यार ये गलत तरीकेकार है। देखो झूठ के पैर नहीं होते, और वो जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और खासतौर पे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज को असेस कर रहे हैं, वो बेवकूफ नहीं है। वो समझ जाते हैं कौन सा रिज्यूमे जो है वो ओरिजिनल रिज्यूमे है और कौन सा रिज्यूमे जो है वो फिक्टिशियस रिज्यूमे है। अच्छा, फिर इसके बाद आप जो एक आपके रिज्यूमे के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये मैंने देखा है, ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट आता है, वो क्या है कि कीवर्ड्स जो है वो मैच ही नहीं हो रहे होते। अब ये कीवर्ड मैच होने का क्या मतलब होता है? देखो यार, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां पे मैंने जॉब दी थी उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कुछ मेंशन की थी, रिक्वायरमेंट्स मेंशन करते हैं, रिक्रूटर्स मेंशन करते हैं, जॉब्स वाले मेंशन करते हैं, और ये खास तौर पे जो ओवरसीज जॉब्स हैं, यानी कि दुबई वगैरह के अंदर या कतर में जो जॉब्स हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो जॉब की रिक्वायरमेंट्स दे रहे होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, उन जॉब रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमने कुछ सोचा ही नहीं कि भाई अगला डिमांड क्या कर रहा है। अब देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, हर डिफरेंट पोजीशन के लिए उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होगी ना वो डिफरेंट होगी, उसको डिफरेंट रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। देखो वो मांग यही रही है, आप देखो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेश ग्रेजुएट मांग रही है, लेकिन बात यह है कि उसके अंदर जो वो डिस्क्रिप्शन जो टाइप मांग रही है, जिस तरह की स्पेशलाइजेशन मांग रही है, जिस तरह की कैटेगरी मांग रही है, जिस तरह का स्किल सेट मांग रही है, हर इंसान के अंदर एक डिफरेंट स्किल सेट होता है, उसी हिसाब से उसने अपनी वो डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है। अब यहां पे मैं देखता क्या हूं कि हमारे पास काफी रिज्यूमेज आते हैं, हमने जॉब मांगी है पब्लिक रिलेशंस की। अब वो पब्लिक रिलेशन के लिए जॉब मांगी हुई है, सीवी आ रहा है, सीवी के अंदर वो कह रहा है कि जी मेरा सेल्स का जो है उसके अंदर मैं काम करना चाह रहा हूं। अब ठीक है, सेल्स और पब्लिक रिलेशन है तो रिलेटेड, लेकिन यार किसी जगह से वो मैप भी तो करके बताए ना, वो रिज्यूमे बताए भी तो सही कि वो किस तरीके से हमें हमारी पब्लिक रिलेशनिंग की जो है वो बेसिकली जॉब जो है उसको सेटिस्फाई कर सकेगा। तो यहां पे जो जॉब, अच्छा फिर एचआर के लिए मांगा है, बंदा मांगा है, एचआर के लिए मांगा हो, आ रही होता है, रिज्यूमे आ रहा होता है, सेल्स का आ रहा होता है, अकाउंट्स का आ रहा होता है। तो देखो ये जो चीजें है ना, ये बेसिकली जो आपका हेड हंटर होता है, जो जॉब्स के आपके रिज्यूमेस को इवेल्युएट कर रहा होता है, उसको ऑफेंड करता है। तो इसमें याद रखो कि जो तुम्हारे रिज्यूमेज है ना, वो ये नहीं है कि वन साइज विल फिट ऑल, यानी कि ये नहीं हो सकता कि जनाब आपके साथ जो आपने एक रिज्यूमे बनाया हुआ है, बस आप वही भेजी जा रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि जी हमें तो हमारे रिज्यूमे से रिलेटेड कोई जवाब ही नहीं आ रहा, हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जनाब ये है कि आप एक ही रिज्यूमे आपने हर जगह मेल डाली हुई है आपने जो है, तो रिज्यूमे को इसी तरह सीएस के जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनके अंदर होता है, वो मांग वो रहा है, वो एक उसने तो लिखा होता है बकायदा कि उसको किस टूल के अंदर जो है वो बेसिकली स्किल चाहिए, और हम जो स्किल दे रहे होते हैं वो किसी और चीज के लिए दे रहे होते हैं। तो एक चीज तो ये देखो, सब आप डिसाइड करो कि आपने किस तरफ को जाना है, कौन से स्किल सेट अपना जो है उसको आपने लेके चलना है, किस स्किल सेट को आपने पॉलिश करना है, अपना फर्दर पॉलिश करना है, रिफाइन करना है। उसके बारे में थोड़ी सी यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ जगहों से कुछ ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू करो, यानी जो फ्री ट्रेनिंग होती है आपको मिल रही होती है, यूडेमी की इतनी सारी ट्रेनिंग्स है, वो कोर्सेरा है उसकी इतनी सारी ट्रेनिंग्स है, वो फ्री होती है, अटेंड किया करो, उनको देखा करो। अच्छा, तो ये एक जो चीज है ना कि हम लोग एक ही जो रिज्यूमे है वो हम लोग हर जगह भेज रहे होते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि कवर लेटर भी इसी तरह कर देते हैं कि एक ही कवर लेटर, उसमें सिर्फ ये लिखा होता है एप्रोपो योर पोस्टेड जॉब, प्लीज एक्सेप्ट माय रिज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, और नीचे अपने सिग्नेचर। यार व्हाट इज दिस यार, इससे बेहतर ना भेजो कवर लेटर जो है। तो कवर लेटर के अंदर बेसिकली 3 पैराग्राफ्स बनाओ, एक पैराग्राफ में बताओ कि मैं अप्लाई करने लगा हूं, बीच वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर अपनी थोड़े से स्किल सेट के बारे में समराइज करो। कवर लेटर का मतलब ये नहीं है कि रिज्यूमे लिख देना है, कवर लेटर का मतलब ये है कि तुम्हारा जो स्किल सेट है उसमें जो तुम्हारी टॉप परफॉर्मिंग स्किल है वो तुमने उसके अंदर बता देनी है, और तीसरे जो आखिरी कंक्लूसिव है उसके अंदर बताओगे यार यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एन इंटरव्यू, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप उससे मिल सको। तो ये चीजें जो है ये आप कवर लेटर के अंदर मेंशन किया करो, आपका नहीं रिज्यूमे जो है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप प्रॉपरली उसको अपने रिज्यूमे को आप लेकर चल रहे हो, बिल्कुल उसको यानी कि उसके अंदर तमाम चीजें जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हो। एक और चीज इसको हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, वो ये करते हैं, हम ये कहते हैं
एन एंथुजियास्टिक सेल्स पर्सन। यार ये क्या है? अ वेरी इंथुजियास्ट, अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। यार ये जितने वर्ड्स हैं ना, इंथुजियास्टिक, डेडिकेटेड, ये बज वर्ड्स हैं। इनको आपने रिप्लेस करना है विद आपके जो नंबर्स हैं उनके साथ। वो कहते हैं ना कि गुड पिक्चर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द होल स्टोरी। तो इसी तरह गुड नंबर्स विल टेल अबाउट योर होल पर्सनैलिटी। अब यहां पे जो नंबर्स हैं वो आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अभी आपके पास ये चीज, ये डेटा शायद ना हो आपके पास कि आपने कितने परसेंट सेल्स इंक्रीज की, या आपने कितनी जल्दी कोई प्रोग्रामिंग एक अच्छी एप्लीकेशन या कितनी एप्लीकेशंस बनाई। लेकिन यार एक नंबर तो है ना आपके ऊपर कि आपके पास ये जो है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कितने असाइनमेंट्स के ऊपर काम किया, कितने जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके आउटकम्स क्या थे। ये नंबर्स तो आपके पास है, इनको न्यूमेरिक नंबर्स जो है इनको नंबर्स में ट्रांसफॉर्म करो, इन तमाम चीजों को। फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो जब आप रिज्यूमे भेज रहे होते हो ना, तो आपको पहले आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया, ये जो बंदा है जो आपको इवेल्युएट कर रहा है, जो आपका रिक्रूटर है, उसको तो नहीं पता कि आपका पिछला रिज्यूमे रिजेक्ट हुआ हुआ। अब हम उसको खुद बता रहे होते हैं कि हमारा पिछला रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया। वो किस तरह बता रहे होते हैं कि हम अपने जो कवर लेटर्स और जो रिज्यूमेज हैं उनके अंदर हमारी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही होती है। देखो, फ्रस्ट्रेट होकर रिज्यूमे नहीं लिखना, आपने बेग नहीं करना। जॉब, यू आर नॉट गोइंग टू बेग फॉर द जॉब, ये याद रखना। आप देखो, आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, उनको बताओ कि आप ये स्किल सेट ऑफर कर रहे हो, आप बताओ कि कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप कोई चीज, और उसके अगेंस्ट वो आपको जॉब दे रहा है। तो आप जब बेग करना शुरू कर देते हो अपने कवर लेटर्स के अंदर, अपने रिज्यूमेज के अंदर, कई रिज्यूमेज मैंने ऐसे देखे कि जिसके अंदर लफ्ज लिखा हुआ है, प्लीज गिव मी दिस जॉब। ये क्या है यार? ये तो बेगिंग पोजीशन आ गई भाई, वाई प्लीज यार। तो आपको अपने रेज्यूमेज के जो सेक्शंस हैं, आपके रेज्यूमेज के जो मेजर सेक्शंस हैं, आपका जो समरी सेक्शन है रेज्यूमे के अंदर, आपका दूसरा आपका एक्सपीरियंस सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है रेज्यूमे का आपका स्किल सेक्शन है, चौथा सेक्शन है आपका इंटरेस्ट सेक्शन है, और पांचवा सेक्शन है आपका रेफरेंसेस सेक्शन है। इनको बड़ा आपने वेल अलाइन करना है, बड़ा तरीके से इसको आपने लिखना है बैठ के। और अब इसको लिखने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, किस तरह आप इसको एसेस कर सकते हो, वो क्या तरीके कार है? अपने रिज्यूमे को तुमने मैप करना है किसके साथ? तुम्हारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, लिंक्डइन का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यार तुमने ये तो डिसाइड कर लिया ना कि तुमने किस जगह पे जाके किस तरह की जॉब करनी है। पब्लिक रिलेशन की करनी है, अकाउंट्स की जब करनी है, फाइनेंस की करनी है, कंप्यूटर साइंस की करनी है, आईटी की, जिस तरह की भी जॉब करनी है तुमने, उस तरह के लोग तुमने अपने लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस में ऐड करते जाना है। अपनी जिंदगी के अंदर ये काम कर लो, 2-3 महीने अभी भी तुम्हारे पास है, तुम लोग इसको अंदर अपना, जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, तुम मुस्तकिल ऐड करते रहो, लिंक्डइन के कनेक्शंस ऐड करते जाओ, ट्विटर के अंदर अपने फॉलोशिप बढ़ाते रहो। इससे तुम्हारा फायदा क्या होगा कि तुम्हारे बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे तुम्हारे अकाउंट के अंदर जो कि मार्केट के अंदर नॉन प्रोफेशनल्स भी होंगे। तो ये चीज एसेस कर रहे होते हैं, मैं करता होता हूं एसेस। मेरे पास जब भी कोई रिज्यूमे आता है, मैं देखता होता हूं कि वो बंदा लिंक्डइन के ऊपर उसकी प्रेजेंस कैसी है, उसकी फेसबुक के ऊपर प्रेजेंस कैसी है। अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाओ, अपने प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट्स बनाओ। ये लिंक ऊपर एक आ रहा है तुम्हारे सामने, इस लिंक के अंदर मैंने बड़ा डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है कि तुमने ये काम कैसे करना है, जरूर देख लेना इस लिंक को जो है। तो अब ये देखो, अब आपके पास मैंने जो जितनी चीजें आपको मैंने बताई हैं, इनके ऊपर अगर आप अमल करोगे, इनको आप देखो लेके चल रहे होगे। एक चीज इसके अंदर रह गई जो मुझे जरूरी आ गई याद, मैंने अपना नोट्स के अंदर देखा, वो ये देखा यार, ये जो अप्लाई कर रहे होते हो ना, इसका कोई लॉग भी बना लिया करो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि तुमने किस तारीख को किस जगह के ऊपर अप्लाई किया था। वो तुमने रिज्यूमे इस तरह बांट रहे होते जिस तरह तुम पोस्टर भेज रहे होते हो, और यार हर किस जगह पे अप्लाई किया था, उन्होंने क्या डिमांड किया था, एक एक्सेल शीट बना लो। सीरियल नंबर 1, अप्लाई किधर किया, जगह का नाम, कौन सी तारीख को अप्लाई किया उसका नाम, कितना उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था वो लिख लो। चौथा, उसका रिप्लाई बैक आया या नहीं आया, वो एक स्टेटस प्रोग्रेस जो है वो आप लिख लो। तुम्हें पता होना चाहिए। वो आपको फोन आता है कई दफा, वो अगर कॉल कर ही देता है कोई कि जी आपने फला जगह अप्लाई किया था, तो आपके हमें क्या आंसर मिल रहा होता है? हमें आंसर मिल रहा, अच्छा जी वो मुझे पता नहीं जी किया होगा। और ये क्या बात है यार, किया होगा,
भैया आप उनको बताया जी मैंने इस तारीख को अप्लाई किया था, मेरे लॉग में है ये चीज, मैंने आपके इधर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया हुआ है। तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इनका ख्याल रखना। आप देखोगे कि आपका रिज्यूमे जो है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो जाएगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप समझते हो कि ये बातें जो है और लोगों को फायदा भी पहुंचा सकती हैं तो आपने मेरा ये जो चैनल है ये शेयर भी कर लीजिएगा।